हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। और हमने इन टॉपिक्स के बारे में जान लिया है कि हम 4 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में। हमने वर्ल्ड वार 1 के बारे में समझ लिया था कि वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर किस तरह के हालात भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में क्रिएट हुए और जबरदस्ती सिपाहियों को भर्ती करने के कारण और न्यू टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करने के कारण और लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण लोग और ज्यादा परेशान थे। ऐसे में वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ तो 2 तरह के, एक मूवमेंट तो पहले से ही चल रही थी, खिलाफत मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑटोमन एम्पायर, टर्की का ऑटोमन एम्पायर को डिफीट करने के बाद वहां के खलीफा पर बहुत सारी चीजें इंपोज कर दी गई थी और साइडलाइन कर दिया गया था उनकी पावर्स को। तो इस तरीके से एक मूवमेंट पहले से चल रही है, उसमें इस तरह के हालातों को सेंस करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब रोलेट एक्ट, इंडिया में रोलेट एक्ट इंपोज कर दिया, तो ये जो रोलेट एक्ट था ये एक ब्लैक एक्ट की तरह है, ब्लैक कानून, ब्लैक लॉ की तरह है, काले कानून की तरह नजरिए से देखा गया। और भारत में महात्मा गांधी जैसे लीडर्स ने इस काले कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। तो जब एक तरफ खिलाफत मूवमेंट चली रही है, वो अपना सेपरेट मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग से मूवमेंट चला रखी है, दूसरी तरफ जो बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने इस काले कानून के खिलाफ एक सत्याग्रह शुरू किया, यानी नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट करी। तो अभी आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो रोलेट एक्ट के बाद जो महात्मा गांधी ने या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो मूवमेंट चलाई थी, ये जो सत्याग्रह चलाया था, नॉन वायलेंट जो मूवमेंट या प्रोसेसेस जो चलाए थे, वो उनका क्या इंपैक्ट हुआ। तो देखिए 6 अप्रैल को डिसाइड किया गया महात्मा गांधी के द्वारा कि 6 अप्रैल से एक हड़ताल के द्वारा, एक स्ट्राइक से जो है ये सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। तो सत्याग्रह स्टार्टेड इन नॉर्थ इंडिया ऑन 6 अप्रैल विद अ स्ट्राइक और हड़ताल ऑन द कॉल ऑफ महात्मा गांधी। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे ये हड़ताल जो है फैलती गई और लोगों ने रैलीज को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। बहुत सारी रैलीज की गई, रेलवे, पोस्ट ऑफिस वगैरह, टेलीग्राफ्स वगैरह में जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए, दे वेंट ऑन स्ट्राइक्स। शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानों को बंद कर दिया लोगों ने। और ये डिसाइड किया गया कि जो सिविल जो ओबीडियंस है, जो मतलब कानून है ब्रिटिश सरकार के, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी प्रशासन में हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी का यह मानना था कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में अंग्रेज रूल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहीं के लोग, हम ही लोग उनको एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया और इस तरह की रैलीज जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में शुरू हो गई। लेकिन जब रोलेट एक्ट के बाद इस काले कानून के लिए इस तरह के सत्याग्रह नॉर्थ इंडिया में शुरू हुए, तो पंजाब में, यूपी के एरिया में और पूरे नॉर्थ इंडिया में लोगों ने रैली करना शुरू कर दिया। पीसफुल प्रोसेसन्स निकाले गए, रैलीज निकाली गई, स्ट्राइक्स करने लगे लोग, जॉब्स उन्होंने छोड़ दी और वो स्ट्राइक पर आ गए। रेलवे वर्कर्स जो थे वो दे वेंट ऑन स्ट्राइक एंड अदर वर्कर्स आल्सो वेंट ऑन स्ट्राइक। स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू लीव देयर स्कूल्स एंड दे आल्सो स्टार्टेड टू जॉइन दिस काइंड ऑफ सत्याग्रह। तो छोटे छोटे पॉकेट्स में जो है लोगों ने ग्रुप बनाए और प्रोसेसेस निकालने शुरू कर दिया। अब ये जब इस तरह का जब सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने 6 अप्रैल से स्टार्ट किया, तो देखिए 10 अप्रैल आते आते लगभग 3-4 दिन के बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह के सत्याग्रह को ऑप्रेस करने के लिए ऑप्रेसिव मेजर्स लिए। और सबसे पहले एक बड़ी घटना हो गई पंजाब में। पंजाब में पुलिस ने सत्याग्रहीज के ऊपर गोलियां चला दी, लाठीचार्ज कर दिया और फिर गोलियां चला दी, जिससे कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ लोग मारे गए। तो 10 अप्रैल को 1919 को जब ये लोग ऐसे पीसफुली नॉन वायलेंट मैनर से प्रोसेशन निकाल रहे थे, तो पंजाब में 10 अप्रैल को पुलिस ने फायर ओपन कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया और लोगों को मजबूर कर दिया, लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए इस तरह के ऑप्रेसिव मेजर्स जो है सरकार ने उठाने शुरू कर दिए। और 10 अप्रैल के बाद
पूरे पंजाब में मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया और जनरल डायर को जो है इसकी कमांड दे दी गई। तो ये देखिए, इस तरीके से रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया और 10 अप्रैल को इस तरह की घटना हो गई पंजाब में। और फिर 10 अप्रैल के बाद समझिए 11 अप्रैल को जो है इस तरह का मार्शल लॉ लगा दिया गया और जनरल डायर को वहां का कमांडर बना दिया गया। क्या था मार्शल लॉ? मार्शल लॉ के अंदर ये डिक्लेयर किया गया, ये घोषणा की गई कि एक से ज्यादा व्यक्ति ग्रुप में नहीं रह सकता और बिना किसी रीजन के अगर आप गलियों में घूमते हुए नजर आएंगे या सरकार के खिलाफ, सरकार को लगा कि कुछ गलत चल रहा है या आप स्ट्राइक कर रहे हैं या कुछ भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जेल में डाल देगी सरकार, आपको पकड़ लेंगे, आपके ऊपर जो है फायरिंग भी हो सकती है, लाठीचार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कानून अपने तरीके से काम करेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस शुरू हुआ और इस तरीके से फिर इसको क्लैम्प डाउन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इसी के टाइम पर बड़े इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे पंजाब के, उनको अरेस्ट भी किया गया, बहुत सारे लोकल लीडर्स को, जैसे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे पंजाब में। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। बहुत सारे और भी लीडर्स को अरेस्ट किया गया और लोगों को पीटा गया, मारा गया, जेलों में ठूस दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से बैन कर दिया गया, बेयर्ड कर दिया गया। ही वाज बेयर्ड टू एंटर टू द दिल्ली, कि महात्मा गांधी दिल्ली नहीं आ सकते। तो इस तरीके से फिर क्लैम्प डाउन किया सरकार ने, या ऑप्रेस किया, सप्रेस किया, या इस पूरे अपराइजिंग को या इस तरह के नॉन वायलेंट जो हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे उसको सरकार ने इस तरीके से सप्रेस कर दिया और महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से बेयर कर दिया। तो देखा दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919, उसके बाद का ये जो सत्याग्रह है और उसके बाद इन लीडर्स को कैसे अरेस्ट किया गया, महात्मा गांधी को दिल्ली में घुसने से बेयर कर दिया गया, पुलिस ने फायर ओपन कर दिया पंजाब में और मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, इसको कवर करना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा जलियांवाला मैसेकर। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 मार्शल लॉ पंजाब में लगा दिया गया है। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग एक जगह है, वहां बैसाखी के दिन लोग बैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए वहां पे इकट्ठे हुए। जनरल डायर को जब ये इंफॉर्मेशन मिली कि मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करने के बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं और वो वहां अपना त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो जनरल डायर जलियांवाला बाग अपनी आर्मी लेके पहुंच जाते हैं और ही ऑर्डर टू ओपन द फायर एंड मोर देन 1200 पीपल वर किल्ड। 1200 लोगों को जलियांवाला बाग में मार दिया गया। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतों को मार दिया गया और 1200 लोगों को, बहुत सारे लोग जख्मी हुए। तो लगभग 2,500-3 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जिसमें से आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और बहुत सारे बाकी सबको जख्मी हो गया, कोई किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। इस तरीके से ये वाला जो इंसिडेंट हुआ जलियांवाला मैसेकर, इसके बाद ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था और ये एक जंगल की आग की तरह ये इंफॉर्मेशन, ये न्यूज जब पूरे हिंदुस्तान में फैली, पूरे नॉर्थ इंडिया में फैली और फिर पूरे हिंदुस्तान में फैली, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि इस तरह से निर्दोष लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को जिस तरीके से जो है जानवरों की तरह पीटा गया, मारा गया, गोलियों से उनको छन्नी कर दिया गया और पूरा जलियांवाला बाग को खून से लथपथ कर दिया गया। तो इस तरह की न्यूज एक जंगल की आग की तरह स्प्रेड हुई और उसके बाद महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग की और मुस्लिम लीडर से मीटिंग की। 27 सितंबर डेट मुझे नहीं मालूम है, सितंबर 1920 में और फिर दिसंबर 1920 में। पहले सितंबर में जो मीटिंग हुई थी वो मुस्लिम लीडर्स के साथ में हुई थी और ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसी मास मूवमेंट चलाई जाएगी हिंदुस्तान में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बहुत बड़े लेवल पर चलाया जाएगा और उसमें मुस्लिम्स को भी यूनिफाइड किया जाएगा, उनको साथ लेकर के जो है ये मूवमेंट की जाएगी। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ था, कोलकाता में जो है जो सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का,
वहाँ पर यूनिफाई किया गया, हिंदुओं और मुसलमानों को डिसाइड किया गया कि इस तरीके से जो है मूवमेंट चलाई जाएगी। और फिर दिसंबर 1920 में फाइनली फिर ये डेट डिक्लेयर कर दी गई कि अब हम लोग नॉन कोऑपरेशन खिलाफ मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने रोलेट एक्ट के बाद जो एक पॉलिटिकल जो है डिसकंटेंटमेंट लोगों के मन में क्रिएट हो रहा था और किस तरह का माहौल लोगों के दिमाग में, लोगों के बीच में एक अविश्वास जो है, नॉन कोऑपरेशन की जो भावना थी लोगों के मन में, वो किस तरीके से क्रिएट हो रही थी और कैसे खिलाफत मूवमेंट चल रहा था और कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का माहौल बना देश के अंदर, और महात्मा गांधी के प्रयासों से और बाकी दूसरे इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स के प्रयासों से नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होगा जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को एक मास मूवमेंट की तरह कलेक्टिव फॉर्म में महात्मा गांधी जी के कहने पे नॉन वायलेंटली तरीके से शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बारे में, कैसे कैसे शहरों में, गांव में और अलग अलग एरिया में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लोगों ने अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कैरी ऑन किया और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्यों वापस ले लिया गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।